गौर से देखिए इस मासूम चेहरे को, जिसके पीछे छिपा है एक शातिर दिमाग, फरीना अरशद। बांग्लादेश में पाकिस्तानी उच्चायोग का वो नाम है जिस पर आतंकवादियों को पनाह और पैसा देने का आरोप लगा है। आतंकवादी इद्रिस शेख के कबूलनामे ने बेशक फरीना को बेनकाब अब किया, लेकिन बांग्लादेश को पाकिस्तान उच्चायोग पर शक बहुत पहले से है। Has given a statement that he is being guided by a person of his second secretary working in Dhaka, Pakistan embassy. So that shows a good connection. We have also seen another, he was not a diplomat but Pakistani working in Pakistan embassy at Dhaka, who was engaged in fake currency trading, particularly the Indian currency. So whatever you are conceiving, so it has got some physical evidence. बांग्लादेश को पाकिस्तान की नीयत पर सबसे पहले शक तब हुआ जब इस्लाम कट्टरपंथियों ने लेखकों और ब्लॉग लिखने वालों को नास्तिक बताकर काटना शुरू किया। बांग्लादेश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। कहने को नागरिकों को यहाँ अभिव्यक्ति का अधिकार है। 16 करोड़ की आबादी के इस देश में 90% मुसलमान हैं। लिहाजा इस्लाम रोजमर्रा की जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस्लाम से इत्तफाक न रखने के लिए 5 बुद्धिजीवियों को इस साल कत्ल किया जा चुका है। फैजल अरफीन दीपोन अक्टूबर 2015, नीलॉय नील अगस्त 2015, अनंत बिजॉय दास मई 2015, वशिकुर रहमान मार्च 2015, अभिजीत रॉय फरवरी 2015। सेकुलर जो लेखक ब्लॉगर है उनके ऊपर हमला बढ़ रहा है, उनको गला कटकर हत्या कर रहा है। जो लोग ये कर रहा है वो तो टोटली ब्रेन वॉश्ड है और शरिया कानून चाहता है। 7th सेंचुरी का कानून 21st सेंचुरी में लागू करना चाहता है। इस्लाम के कोई क्रिटिसाइज करे वो नहीं चाहता है। साहित्य समाज का आईना कहा जाता है। सामाजिक निर्माण में किताबों की अहम भूमिका है। किताबें इंसान को बदल सकती हैं और समाज को भी। अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद फैजल की ये सोच उन्हें सिविल की परीक्षा में जुदा कर गई। अफसर बनने की बजाय फैजल पब्लिशर बने। साहित्य छापने वाले बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जागृति प्रकाशन के मालिक फैजल अरफीन दीपोन। बंग बंधु मुजीबुर रहमान के देश को साहित्य से बदलने का सपना देखने वाली ये लौ 31 अक्टूबर को हमेशा हमेशा के लिए बुझ गई। फैजल के जीवन का मिशन अधूरा रह गया। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने दिन दहाड़े उसे जागृति प्रकाशन के दफ्तर में ही काट डाला। Dipon falling on the floor. The floor has a layer of blood. Became thick. I felt that the sky broke down on my head. On the back, just below the head, it was cut deeply. Side, yes, overpowered, and in that way. सर, उस दिन तुम कहाँ थे जब फैजल की हत्या हुई? हमारा एक शोरूम है उधर उस साइड में, हम शोरूम में था। जिस दिन बाद असर के बाद ऐसा हुआ था, हम थोड़ा बाहर गया था। उसके बाद में सुना था इधर कुछ हत्या हो गया। उसके बाद में किसका हो गया, जो बोला जो हमारा वो जो प्रकाशली वही दीपन भाई का कोई आदमी हत्या करके चल गया, ऐसा कातिल करके चल गया। बाद में हम लोग इधर आके देखा जो उधर दरजा बंद था और कुछ सिक्योरिटी था, उसको वो अंदर ही था, हम लोग देखा नहीं क्योंकि हम लोग को अंदर जाने नहीं दिया। ढाका की आजिज सुपरमार्केट में तीसरे माले पर यही है जागृति पब्लिकेशन का वो ऑफिस जहां पर फैजल की हत्या हुई थी। हालांकि उसकी हत्या के बाद उसके परिवार ने ये दफ्तर बंद कर दिया है, लेकिन जिस दिन हत्या हुई उस दिन ये शटर खुला था, लेकिन इसके अंदर जो लकड़ी का दरवाजा था वो बाहर से लॉक था।
जबकि इस साइड का शटर बंद था। यानी अंदर जो लकड़ी के दरवाजे पर कांच लगा था वो इतने गहरे काले रंग का था कि अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। घर से उसके पिता ने दूसरी चाबी मंगवाई और जब उस लकड़ी के दरवाजे को खोला गया तो अंदर लाश पड़ी थी और वो लाश थी उनके बेटे फैजल की। फैजल की पत्नी ढाका यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में फिजिशियन है। हक साहब खुद भी इसी यूनिवर्सिटी में बंगाली भाषा के मशहूर प्रोफेसर रहे हैं। बुढ़ापे में 43 साल के इकलौते बेटे को खोने का दर्द उनके दिल में लाजमी है, लेकिन देश को जगाने का जज्बा और जिम्मेदारियों का एहसास अब भी बाकी है। Fully told them clearly, I do not want the trial of my son. I want that better sense prevails. If better sense prevails in the country, that will be the justice for my son's murder. I also told them what will happen if somebody is hanged, if somebody put to the jail. आखिर क्यों की गई फैजल की हत्या, ये जानने के लिए 2 किताबों पर गौर करना होगा, द वायरस ऑफ फेथ और फिलॉसफी ऑफ नॉन बिलीवर्स। दोनों किताबें फैजल के स्कूल के दोस्त अभिजीत रॉय ने लिखी थी। बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरपंथी अभिजीत को नास्तिक मानते थे, उनकी हत्या कर चुके थे। बावजूद इसके जागृति प्रकाशन ने अभिजीत की किताब द वायरस ऑफ फेथ को छापा। यह किताब फैजल की जिंदगी की आखिरी किताब बन गई। Dipon published 2 books of Abhijit Rai, one of his school friends. Abhijit was a professor in an American university. He was a very good student. Dipon had very good relation with him, friendship, since school life. In those books, there are criticisms of religions, all religions, but in particular Islam. Religion and matters of faith are not good for mankind, for progress. Such many things were written. All those things I don't like to tell, but a very drastic criticism of religion and faith of any kind. A kind of non-believer stand. Abhijit's stand is non-believer, not to believe in any religion. Dipon had no such opinion. Dipon had respect for religions. अभिव्यक्ति के बदले मौत बांटी जा रही है, खासकर उन लोगों को जो धार्मिक कट्टरता पर कलम के माध्यम से सवाल खड़े करते हैं। बांग्लादेश में पिछले 18 महीने में 11 लोगों की हत्या हो चुकी है। इनमें पत्रकार, प्रकाशक और लेखक शामिल हैं। अभिजीत रॉय की हत्या इसी ढाका यूनिवर्सिटी के कैंपस में पुस्तक मेले के दौरान हजारों लोगों के सामने हुई, लेकिन किसी ने कातिलों को पकड़ने की हिम्मत नहीं की। अभिजीत एक ऐसी वेबसाइट चलाते थे जो धार्मिक कट्टरता के बंधनों को नहीं मानती। इन हत्याओं के पीछे किन कट्टरवादी संगठनों पर शक जताया जा रहा है, उनकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक नज़र उन लोगों पर जिन्होंने निर्भीक लेखनी के लिए अपनी जान गंवाई। ढाका के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अभिजीत रॉय अमेरिका के जॉर्जिया में रहते थे। उनके पिता ढाका यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर थे। अभिजीत ने ढाका यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और फिर सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी से एमफिल और पीएचडी करने के बाद 2006 में अमेरिका चले गए। अभिजीत का धर्म में विश्वास नहीं था, वो विज्ञान की बात करते थे। साल 2002 में उन्होंने मुक्ता मोना नाम से एक वेबसाइट शुरू की, जिसका मतलब था फ्री थिंकर, यानी आजाद सोच के मालिक। अभिजीत ने 14 किताबें लिखी, चाहे उनकी वेबसाइट हो या साहित्य। धर्म पर करारी चोट करते थे अभिजीत, खासकर इस्लामिक कट्टरपंथी उनके खून के प्यासे हो गए। सोशल मीडिया पर अभिजीत को धमकियां मिलने लगी। They are not educated people. Probably they have, and most of them are product of madrasa system of education, and even they have not learned the madrasa education properly and became the members of the fundamentalist organization.
ढाका यूनिवर्सिटी में हर साल पुस्तक मेला होता है। नामचीन लेखकों के अलावा पढ़ने लिखने से जुड़ी हस्तियां इसमें शिरकत करती हैं। पिता के मना करने के बाद भी अभिजीत अमेरिका से पुस्तक मेला में शामिल होने के लिए फरवरी में ढाका आए। उनकी पत्नी राफिया भी साथ आई। फिर जो उनके साथ हुआ उसे देखकर ढाका ही नहीं पूरी दुनिया सन्न रह गई। You visit book mela, but come out of the book mela before sunset. The day he was killed, he stayed there around 8:30, and when he उन लोग जो बाहर आता है वो गेट में उनको खून किया around 8:30 or something. So this is very painful. This book is analysis of homosexuality in terms of scientific analysis, in terms of genetic theory, in terms of genes, etc., etc. Nothing wrong in it. पत्नी की आंखों के सामने अभिजीत को बुरी तरह काटा गया। अस्पताल पहुंचने तक उनकी मौत हो चुकी थी। पत्नी की जान तो बच गई, लेकिन उनके एक हाथ का अंगूठा नहीं रहा। They are professional terrorist outfit, that you can call them. They are trained to kill professionally, because the weapons they used, where to hit, how to kill, how to ensure death, some sort of a training they received. Has any product of this madrasa system or this pandit produced any good economist of even in the national level? Has they produced any good physicist? Has they produced any good chemist? Has they produced any Islamic pandit? No. They have produced only fundamentalists, some fundamentalists, मूर्ख आदमी जो को सिखाया जो kill Abhijit or Abhijit type of man, you will be in the heaven. बांग्लादेश में आजाद मन से लिखना गुनाह है। मुस्लिम कट्टरपंथी इसे बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए लेखकों और प्रकाशकों ही नहीं, ब्लॉगर्स को भी नास्तिक बताकर ऐसी मौत दी जा रही है कि शैतान की रूह भी कांप उठे। इसी साल 7 अगस्त को ब्लॉगर नीलॉय नील को ढाका में उनके फ्लैट में घुसकर काट दिया गया। नील पर छुरे से 14 वार किए गए। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जो प्रथम যে ছেলেটা ঘরে এসেছে সে আমাকে মানে রিভলভার ঠেকিয়ে মানে আমাকে রিভলভার ঠেকাইছে। আমি রিভলভারটা ভয় পাইনি। তখন সে কি করলো মানে আমাকে ধাক্কা দিয়ে বেলকনিতে বের করে দিয়ে দরজা টান দিয়ে সিটকিরি মানে লক করে দিয়েছে। 7 अगस्त को अफगानिस्तान में हुए बम हमले पर नील ने यह पोस्ट दोपहर 12:50 पर भेजा था। अगले आधे घंटे में नील का मौत से सामना हो चुका था। नील को सोशल मीडिया पर धमकियां मिल रही थीं। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने गया तो हिफाजत की बजाय ढाका छोड़ने की सलाह मिली। মানে আমার কাছে অনেক সময় মনে হয় যে এটা আমার দেশ, মানে আমি যদি বিদেশে চলে যাই ওটা তো আমার দেশ না, আমি তো রিফিউজি হয়ে আমি বাইরে থাকাটা আমার কাছে ভালো লাগে না। মানে এটা আমার দেশ, আবার মানে আমি আমার দেশে থেকে আমি প্রোটেস্ট করব। अभिजीत रॉय की हत्या के बाद ढाका में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए। ब्लॉगर वाशिकुर रहमान ने उस प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया पर लिखा #IamAvijit। अभिजीत की हत्या को 1 महीना ही गुजरा था। 30 मार्च को रहमान को ढाका में मौत के घाट उतार दिया गया। 12 मई को ऐसा ही ब्लॉगर अनंता बिजॉय दास के साथ भी हुआ। बांग्लादेश सेकुलर कंट्री था, ये लोग बांग्लादेश को इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट कंट्री बनाना चाहता है। सरकार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, नास्तिक ब्लॉगर्स के किलर्स के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा है। अगर वो एक्शन लेंगे तो सरकार को लोग नास्तिक कहेंगे और धर्म का मानने वालों लोगों का वोट नहीं मिलेगा। इसका डर है हसीना सरकार को। ढाका पुलिस ने इन हत्याओं के लिए कुछ आरोपियों को पकड़ा, लेकिन पीड़ित परिवारों को लगता है कि बांग्लादेश की सरकार और पुलिस जांच के प्रति गंभीर नहीं है। जो पकड़े हैं वो हत्यारे नहीं, धमकाने वाले हैं।
ब्लॉगर्स के कुछ लिखने से वाकई इस्लाम खतरे में है, या इस्लाम के नाम पर कट्टरपंथी आतंकवादी इन हत्याओं को अंजाम देकर बांग्लादेश की सियासत में आईएसआईएस और अलकायदा का खौफ पैदा कर रहे हैं? क्या है ढाका में पाकिस्तान का आतंकवादी कनेक्शन, और कैसे वो पड़ोसी मुल्क में आतंक के जालिम चेहरे को जिंदा कर भारत को डराने की साजिश रच रहे हैं? ढाका के आतंकी माहौल ने जो सवाल खड़े किए, उनमें पाकिस्तान के एंटी इंडिया प्लान की परतें खुलने लगी। Pakistan intelligence, ISI, they are very active. It is seen to be active. So we have seen also the terrorist activities, rise of the terrorist activities and its diminishing activities has a big connection of the internal political dimensions. जमायतुल मुजाहिदीन, हरकतुल जिहाद, हिजबुल तहरीर और आंसरुल बांग्ला टीम, ये वो 4 आतंकवादी संगठन हैं जो प्रतिबंध के बाद भी बांग्लादेश में आतंक फैला रहे हैं। पहले ये खुद को अलकायदा का फॉलोअर कहते थे, लेकिन अब आईएसआईएस के पिट्ठू हैं। Our terrorist organization, as we see it, it has been developed by particularly a political party who actually patronize it very much is Jamaat Islam. The first Bangladesh terrorist organization which we see, the Afghan returned Mujahids, they formed it under the banner of them. And thereafter we see number of organizations like JMB, we see Hizbut Tahrir, we see Ansarullah Bangla team. This is considered to be the splinters of those organizations. Whenever they fail in one task or they find that it is not we are not getting any headway, so they appear with another name. दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन आईएस का नेटवर्क बांग्लादेश में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जितनी दिलचस्पी आईएस को बांग्लादेश में है, उससे कहीं ज्यादा बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठनों को आईएस में। हालांकि सरकार ने इन कट्टरपंथी संगठनों पर प्रतिबंध लगा रखा है, बावजूद उसके वो बेरोक टोक इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ना तो उन्हें सरकार का डर है और ना ही पुलिस और पब्लिक का। सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर बांग्लादेश में आईएसआईएस के पैर जमाने का खतरा नहीं है, तो शेख हसीना सरकार ने आईएसआईएस के खिलाफ चलने वाले यूएस ऑपरेशन में शामिल होने का करार क्यों किया? एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ बांग्लादेश, दोनों इस्लामिक देश हैं। आईएसआईएस अगर भारत से बदला लेना चाहता है, तो आतंकवादी गतिविधियों के लिए इन दोनों मुल्कों में न सिर्फ उसे इस्लामिक मॉड्यूल मिलेंगे, बल्कि भारत विरोधी भावनाओं को भड़काकर वो हमारे मुल्क के खिलाफ वहीं से जिहादी एजेंडा चलाएंगे। Probably it will be the most dangerous thing for the people of Bangladesh, for the state of Bangladesh. Not only for Bangladesh, also for India. Narendra Modi is repeatedly speaking against the armed Islamic fundamentalists. बांग्लादेश सरकार बार बार कह रही है कि पाकिस्तान उसकी धरती पर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, और भारत के लिए ये चिंता की बात इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र होने के कारण बांग्लादेश को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि जम्मू कश्मीर सीमा के साथ साथ बांग्लादेश सीमा से भी भारत को घेरा जा सके। अगर इस समस्या का समाधान जल्दी नहीं ढूंढा गया, तो आईएस की गतिविधियां बांग्लादेश बॉर्डर से भारत में बढ़ना लाजमी है। कैमरामैन मनीष के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज़, ढाका।